यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से। जैसा कि अभी तक आपकी संविधान की 3 या 4 क्लासें पहुंच चुकी हैं, आज ये आपकी 5वीं क्लास होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, भाग दो। क्या पढ़ेंगे? भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? नागरिकता की। आप नागरिकता देखेंगे आज। नागरिकता के अनुच्छेद है 5 to 11। आपके 5 से 11 जो आर्टिकल है वो नागरिकता के बारे में बताए गए हैं। बहुत अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है, छोटे से टॉपिक में इसको निपटा देंगे, छोटा सा वीडियो बनाकर, और आपको सारी बातें नागरिकता की समझ में आ जाए। ये क्लास आपकी लगभग तीसरी बार रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि आधी क्लास हो पाती है, लाइट चली जा रही है, 3 बार लाइट जा चुकी है, ये चौथी बार वीडियो बन रहा है आपका। तो कुछ चीज़ें होता है ना कि जैसे आप वीडियो बना रहे हो तो 2-3 बार हो गया तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती, पर कोशिश रहेगी कि आपकी कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो पाए। तो जैसे बताया गया, जो ये नागरिकता है आपका, तो ये किस सूची का विषय है? तो आप बताएंगे संघ सूची का विषय। कहाँ की है? संघ सूची का विषय। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, संघ सूची का विषय है। कहाँ का है? संघ सूची का विषय है ये, ठीक है। वैसे हम थोड़ा सा जल्दी लिखने का प्रयास करते हैं ताकि वीडियो आपकी थोड़ा कम लंबी बने, मतलब ज़्यादा लंबी बन जाती है तो फिर लोग कम देखना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया, नागरिकता आपका भाग 2, नागरिकता 5 to 11 तक इसमें अनुच्छेद की बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें बताया कि जो पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे? पहले आप शुरू करेंगे आर्टिकल 11 से, ठीक है। फिर आर्टिकल 5 से भी हम आएंगे, लेकिन आप अगर शुरू करते हैं आर्टिकल 11 से, चलिए 5 से ही शुरू कर देते हैं। पढ़ाना तो हमें ही है, चाहे आप जैसे शुरू करिए। तो आर्टिकल 5 आपका कहता है, आर्टिकल 5 आपका कहता है, जो अनुच्छेद 5 है वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। 1 मिनट वीडियो देख लें, सही से चल रहा है, ठीक है। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो अब आप बताएंगे कि हमारा संविधान कब से प्रारंभ हुआ था? तो आप बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो गया था। तो इस जो 26 जनवरी से संविधान लागू हुआ था, आर्टिकल 5 के अंतर्गत 3 बातें कही गई। क्या 3 बातें कही गई? कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसको नागरिकता मिलेगी। उसका जन्म भारत में हुआ हो। कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। किसके अंतर्गत? संविधान और आर्टिकल 5 के अंतर्गत। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे प्राप्त हुई थी? तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली बात कही गई। दूसरी बात कही गई है, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। तो जैसे पहली लाइन है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो जब ये 1950 के आसपास, क्योंकि नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में पहली बार आया था, मूल संविधान में आपके नागरिकता अधिनियम नहीं था, बाद में आया था, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगी। तो जैसे ये पहला कह रहा है उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो भारत में हुआ हो लेकिन वो विदेश में रह रहे हैं, तो क्या उनको नागरिकता दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ था। लेकिन तब इतना, अब जैसे मान लीजिएगा 1950 के समय, हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो यहाँ पर अंग्रेज भी रह रहे थे, और भी मतलब जो शासक थे या शासन कर रहे थे, तो वो भी यहाँ रह रहे थे। तो क्या वो भी यहाँ के नागरिक होंगे? नागरिकता ले सकते? नहीं। अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तब तो वो ले सकते थे। 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 तक अगर वो भारत में जन्म लिए हैं तो वो ले सकते, या उनके माता पिता भारत में जन्म लिए हों, तो हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे? इसके अंतर्गत, क्योंकि हम लोग तो 1950 या 1955 जब नागरिकता लागू हुआ तब तो हम लोग थे ही नहीं। तो क्या हो गए? हमारे पापा भी नहीं रहे होंगे, तब हमारे कौन रहे होंगे? बाबा रहे होंगे। तो हमारे बाबा जब देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तब कौन रहा है? बाबा रहे। तो हमारे उनके माता पिता, मतलब हमें वंशज से मिलती चली आ रही, ठीक है ना। तीसरा इसमें कहा गया है, इसकी जो लाइनें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 बातें अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कही गई हैं। तो तीसरा क्या है? कहा गया संविधान लागू से 5 ईयर पहले भारत में संविधान लागू कब हुआ था आपका? संविधान लागू, तो आप संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष
5 वर्ष पहले के हों, ठीक है। तो पहले वो 5 वर्ष के पहले से भारत में रह रहे हों, भारत में रह रहे हों। अब इसमें पता है कौन आएगा, जैसे 5 वर्ष पहले की बात, तो 1950 से 5 वर्ष पहले मतलब 1945 में, 1945 की बात कही जा रही। तो जैसे आपके एनी बेसेंट हैं, तो एनी बेसेंट ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या वो भारत की नागरिकता ले सकती हैं? हाँ, अगर वो 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले भारत में रह रहे, मतलब 5 वर्ष पहले से रह रहे थे, 1945 से रह रहे थे, तो भारत में, या उससे पहले रह, जरूरी नहीं, ये शर्त रखी गई थी 5 वर्ष पहले से रह रहे, लेकिन वो लोग तो काफ़ी पहले से रह रही थी। तो जैसे एनी बेसेंट भारत की नागरिकता ले सकती थी। तो ये बात आपके अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कही गई है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 6 के अंतर्गत क्या बात कही गई है। तो आप हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 6। क्या हेडिंग डालेंगे? आर्टिकल 6 के अंतर्गत क्या बात कही गई है। तो आर्टिकल 6 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, क्या कहेंगे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल 6 का था। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गए, लेकिन पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता 2 शर्तों के अनुसार दी गई थी। अब इसमें 2 शर्तें थी। क्या शर्तें थी कि पहला कहा गया 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए हैं, तो उनको तो भारत, जो पाकिस्तान से भारत आए, उनको तो नागरिकता दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप पाकिस्तान गए हैं, मान लीजिए आप पाकिस्तान पहुंच गए, आपको भारत आना है, ये पाकिस्तान है। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले 18 जुलाई को भी आ गए, तो आपको परमिट नहीं लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भारत आ सकते थे। लेकिन दूसरी शर्त कही गई, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आए आप, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है, परमिट लेना पड़ेगा। और परमिट में, अब जैसे आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो कहीं अधिकारियों को तो बता कर आएंगे ना, कहीं इसका जो गृह मंत्रालय में ज़्यादातर जो आपकी नागरिकता है वो कहाँ पर, संसद से, और फिर उसके बाद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो परमिट क्या था, 6 माह, आप 6 माह पहले भारत में रहेंगे, उसके बाद फिर आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह परमिट नियम जो आपका है ये, तो ये 19 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? परमिट नियम 19 जुलाई 1948 से मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप जानेंगे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। क्या जानेंगे? इतनी बात जानेंगे अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। अभी हम ये सारी चीज़ें रिपीट करा देंगे, आपकी परेशान बिल्कुल मत हो, आपको चीज़ें बस लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिर बात आती है आपके आर्टिकल 7 की। किसकी बात आती है? आर्टिकल 7 की। इसमें भी कई बातें कही गई। इसमें क्या कहा गया, भारत से पाकिस्तान, भारत से पाक, कहाँ गए? पाक गए, और फिर पाक से फिर कहाँ है? फिर भारत आए। पहले तो पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए, मतलब कि भारत, पहले भारत में उनको नहीं अच्छा लगा तो कहाँ निकल गए? पाकिस्तान निकल गए। अब जब पाकिस्तान में देखें कि इतना मार धाड़, मतलब खून खराबा हो रहा है, तो फिर वो कहें कि हम फिर से भारत जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, 1 मार्च 1947 को, 1 मार्च मतलब आपके देश स्वतंत्र होने से पहले लोगों को पता हो गया था लगभग कि अब देश में विभाजन होने वाला है, तो हम पहले ही क्यों ना पाकिस्तान चले जाएं। अब तो देश टूट ही गया है, मतलब विभाजित ही हो गया है, तो हम ऐसा करें कि हम पहले ही अपने पाकिस्तान चले जाते हैं, हम वहाँ रहेंगे, भारत अच्छा नहीं है। लेकिन जब वहाँ गए, जब पाकिस्तानियों ने अपना असली रंग दिखाया, मार धाड़, खून खराबा वगैरह वगैरह, तो वो लोग क्या किए, 1 मार्च को तो यहाँ चले गए, मतलब 1 मार्च के बाद, कुछ 1 मार्च से पहले कुछ बाद में, तो 1 मार्च के बाद पाकिस्तान गए। 1 मार्च के बाद अगर पाकिस्तान गए और फिर वहाँ से वापस आए, कहाँ आए? भारत आए। वहाँ से क्या है? भारत, किंतु वापस आ जाए तो उन्हें क्या लगेगा? 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 6 मंथ का, 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद उनको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। अब वो पाकिस्तान तो चले गए, अब ये नहीं कि वो बड़ी आसानी से आए और हम रहें, बस हो गया, हमको नागरिकता मिल जाएगी। अब भारत धीरे धीरे विकास कर रहा था ना, तो क्या किया उसने, 6 मंथ का कहा कि आप 6 महीने पहले रहिए, फिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप कुछ
गलत गतिविधियों पर लिप्त नहीं पाए जाएंगे तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। वैसे भी भारत को क्या माना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम माना जाता है। आइए, ये तो वर्षों से चला आ रहा है कि सबको अपनी शरण में लेकर भारत रखता है, सबको, ऐसा कोई नहीं है जो भारत में ना आया हो, लगभग सब देश आए हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं, इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, भारत को बोलते हैं कि भारत घाट घाट का पानी पीकर आया है। भारत तो बहुत करोड़ों वर्ष पहले भी कहाँ यहाँ पर था, दक्षिण में, दक्षिण से खसकते 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 कहाँ पहुँचा, उत्तर में पहुँच गया। इसलिए भारत को कहते हैं भारत घाट घाट का पानी पीकर आया हुआ है। श्रीलंका, सुमात्रा, ये सब भारत के ऐसे पीछे पीछे लगे रहते थे, ऐसा मतलब बताया जाता है कहानियों में, किताबों पर, तो आप उन्हें जानेंगे, ठीक है। अगला आपका बोलता है कि आर्टिकल 7 हो गया आपका, आर्टिकल 8 क्या बोलता है आपका, आर्टिकल 8 क्या बोलता है आपका। अब यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी वो तो आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं थी। अब वैसी कोई प्रक्रिया भी नहीं रहेगी। 5 तो ठीक है कि माता पिता यहाँ पर जन्म लिए हों तो, या हम खुद स्वयं जन्म यहाँ पर लिए हों, ठीक है ना। लेकिन 8 से भारत के बाहर रह रहा बच्चा क्या भारत का नागरिक होगा, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा। कैसे होगा, उसके पास नागरिकता होगी तो नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय है तो, यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तब, ठीक है। ये शर्त लगाई गई कि जैसे मान लीजिएगा कि हम विदेश में जन्म लिए, मान लीजिए हम अमेरिका में जन्म लिए, कि हमारी माँ यहाँ से प्रेग्नेंट होकर कहाँ चली गई, माँ और बाप हमारे यहीं के हैं, कहाँ के, भारत के, लेकिन जैसे राजदूत बन गए, अमेरिका के राजदूत बन गए, कनाडा के राजदूत बन गए, या कहीं और के बन गए, तो अब वो वहाँ पर जैसे हम जन्म लिए तो हमें भारत का भी वहाँ का नागरिक नहीं, हमें भारत का नागरिक माना जाएगा। आप जानते हैं जैसे कि कमला हैरिस जो हैं उपराष्ट्रपति, तो उनको क्या माना जाता है, भारत का नागरिक माना जाता है, या भारतवंशी भी उनको बोला जाता है, किनको, कमला हैरिस को, ठीक है ना। इस प्रकार तो आर्टिकल 8 क्या बोलता है कि भारत के बाहर जो बच्चा है, अगर उसके माता पिता यहाँ भारत में, उसके माता पिता भारतीय हैं और वो बाहर रह रहा है, अगर हमारे अपने देश के आधे से ज़्यादा लोग तो बाहर ही रहते हैं, माता पिता यहाँ रहते हैं, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, उनका वर्चस्व यहाँ कम और बाहर ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। वही लोग अगर वही वैज्ञानिक, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर भारत में काम करे तो आज बहुत आगे होता। अमेरिका में लगभग 70% लोग भारतीय हैं जो आपके मतलब अंतरिक्ष में काम करते हैं, यहाँ वहाँ काम करते हैं, तो 70% भारतीय लोग हैं, भारत की नागरिकता के साथ हैं। कुछ लोगों ने अपनी नागरिकता त्याग दी और अमेरिका की नागरिकता ले ली, ठीक है। अगला है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 आपका इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 ये छोटे छोटे पॉइंट आपके बहुत काम के हैं। इसमें कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कैसे? अगर हम मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा जो जिनसे भी शादी की हैं वो यहाँ के तो है नहीं, जहाँ के भी हों हमको वो भी नहीं पता है। अगर प्रियंका चोपड़ा चाहें तो वहाँ की नागरिकता वो ले सकती हैं विदेश की, और फिर क्या होगी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक समय पर एक ही देश की आप नागरिकता ले सकते हैं। अभी जैसे अक्षय कुमार के ऊपर कुछ ऐसे वाद विवाद हुआ था कि वो कनाडा की भी नागरिकता लेना चाह रहे थे और भारत की भी, तो ऐसा नहीं हुआ, खैर वो स्वाभाविक था, वो अपने हिसाब से ले रहे थे। लेकिन विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, अपने आप समाप्त हो जाएगी, आपको ये नहीं कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 9 कहता है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो आर्टिकल 9 या आर्टिकल 9 के अंतर्गत कही जाती है ये बात, ठीक है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, तो आर्टिकल 10 ये कहता है आपका कि भारत का बना रहना जब तक कोई
अन्यथा कार्य ना करें। भारत का नागरिकता का बना रहना या भारत की नागरिकता का बना रहना जब तक अन्यथा कार्य ना हो। मतलब कार्य ना करें या कार्य ना हो, कार्य ना करें मतलब कि ये आप भारत की नागरिकता लिए रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अन्यथा कार्य ना करें तब। अगर आप भारत की नागरिकता का बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप जैसे चीन और भारत के बीच में युद्ध हो गया, चीन और भारत के बीच में युद्ध हो गया और आप फिर क्या कहें, चीन की जय हो, चीन की जय हो, ठीक है, तो क्या करेगा इसमें संसद आपको, क्योंकि पूरा हक किसके ऊपर होता है, संसद के ऊपर होता है। अभी अगला पॉइंट बस यही आएगा कि इस पर कानून कौन बना सकता है, इसे समाप्ति कौन कर सकता है, इसकी प्राप्ति कौन दिला सकता है, तो सारा काम बताती हूँ मैं। तो क्या करेगा, संसद जिन नियमों को लागू करेगा कि मतलब संसद खुद बताएगा कि ये काम आप करोगे तो आपको देशद्रोह साबित कर दिया जाएगा। तो जैसे भारत चीन का युद्ध हुआ और आप चीन को सपोर्ट कर रहे हैं कि जय चीन या विजय चीन, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, भारत जो संसद है या भारत है आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। तो इस तरह क्या होगी आपकी, अन्यथा कार्य न करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए, ना आप पक्ष में बोलिए ना विपक्ष में बोलिए। अगर आप कुछ बोलें तो आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। आता है आगे आर्टिकल 11। क्या आता है, आर्टिकल 11 आपका आता है। तो वो क्या कहता है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। क्या बनाएगी, नागरिकता का जो कानून है वो कौन बनाता है, संसद, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी। क्या बनाएगी, संसद बनाएगी। किसे नागरिकता प्राप्त करनी है, किसे नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता छीननी है। तो आर्टिकल 11 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता को प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है, ठीक है ना। क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यहाँ तक तो बात हो गई आपकी सिर्फ आर्टिकल की, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो आगे का है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेन तो वही है। यहाँ तक तो बात पूछी जाती है, आपके ये 1 लाइनर प्रश्न बन जाएंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 5 के अंदर, अब आप रिवीजन कर लीजिएगा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक। तो जैसे आर्टिकल 5 के, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 में, तो कैसे बनेगी, उसका जन्म भारत में हुआ हो, जो नागरिकता ले रहा है या जिसकी नागरिकता है उसके माता पिता भारत के हों या भारत में जन्म लिए हों। अगला है, संविधान लागू होने से 5 ईयर पहले वो भारत में रह रहा हो। यह है अनुच्छेद 5 के। अनुच्छेद 6 में कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते तो उन्हें 6 महीने का परमिट दिया जाएगा। पहले उन्हें 6 महीने, पाकिस्तान से 6 महीने की परमिट लेकर आएंगे, फिर भारत में वो परमिट चेक किया जाएगा कि हाँ ये बंदा सही है या नहीं, फिर उसे परमिट दिया जाएगा, ठीक है आप 6 महीने यहाँ पर रहो, फिर उसके बाद भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो 13 मार्च 1947 को ही भारत पहुंच गया था ना, तो वो तो बहुत, पाकिस्तान पहुंच गया था, वो तो बहुत कुछ सीख के आया होगा वहां से, इसलिए उसे 6 महीने का समय दिया जाता है। फिर आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान के लोगों की नागरिकता, मतलब पहले आप भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से भारत आए, तो ऐसे लोगों को नागरिकता कब दी गई, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया किंतु वापस आ जाने पर। तो क्या मिलता है, 6 महीने का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत बोला जा रहा है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तब। मतलब अगर इंडियन उसके माता, उसके पेरेंट्स इंडियन है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अगला है आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी या विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि अन्यथा कार्य ना करें, मतलब आप उल्टा सीध कोई कार्य ना करें कि देश के विरोध में बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विरोध में बोल रहे हैं, जनता के बीच में बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह के कार्य ना करें। इसमें यह भी आ सकता है कि जैसे कोई विदेशी राष्ट्रपति आए, आप उनके प्रति कोई क्रिया कर दिए या कुछ प्रतिक्रिया कर दिए कि वो आए, आप जूता फेंक कर मार दिए, तो आपको क्या किया जाएगा, तब भी आपको देश से बाहर कर दिए या नागरिकता आपकी छीन ली जा सकती है। आर्टिकल 11 कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। जो भी कुछ होगा संसद बनाएगी, किसमें, नागरिकता, आपका जो भी सिटीजनशिप होगा तो क्या करेगी, संसद करेगी इस पर।
कानून मतलब संसद प्राप्ति, मतलब नागरिकता समाप्ति, नागरिकता प्राप्ति, जो भी कुछ होगी संसद करेगी। अब कहा गया है कि जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो वही आपको देखना है। क्या है, नागरिकता, आर्टिकल 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। तो क्या कहा गया है, नागरिकता अधिनियम 1955। ये मूल संविधान में नहीं था, उसके बाद ये 1955 में जोड़ा गया था। तो देख लीजिए, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, क्या है, 1955 है, ठीक है। 1955 में क्या बना, तो नागरिकता अधिनियम 1955 बनी। लेकिन जब ये कानून बना नागरिकता अधिनियम 1955, तो इसमें बहुत ढेर सारी कमियां पाई गई। अगर ये पूछे आपसे प्रश्न कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ या कब बना, तो आप उत्तर देंगे 1955 में बना पहली बार, ठीक है। अगर ये पूछे कि इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया, तो आप कोष्टक में लिखते जाइए 1986 में पहली बार संशोधन हुआ, 1992 में फिर हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, फिर 2019 में भी हुआ। तो हम आपको सिर्फ अभी यहीं तक बताएंगे, इतने ही हुआ है। तो क्या क्या बताएंगे आप, अगर नागरिकता अधिनियम 1955 पूछे तो नागरिकता अधिनियम कब आया, तो 1955 पहली बार। अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो 1986 में किया गया था। यही ऑप्शन आप टिक करेंगे, तो ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता दी जा सकती थी, तो आप बताएंगे कि 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती थी। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं, जरा उनको जान लीजिएगा। तो सबसे पहले कहा गया, सबसे पहले वाला, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर कैसे दी जा सकती है, जन्म के आधार पर मतलब किसी को भी, मतलब अगर भारत में उसका जन्म हुआ है, अगर वो भारत में जन्म ले लिया तो समझो उसको नागरिकता मिल गई। तो आप कोष्टक में क्या लिख लेंगे, किसी को भी, किसी को भी, ठीक है। मतलब ये किसी को भी मिल सकती है, चाहे जो आए, चाहे चीन का है, चाहे पाकिस्तान का है। अब कुछ लोग आते हैं यहाँ घूमने फिरने, जैसे आप ताजमहल हो गया, कुछ लोग देखने आते हैं, या कुछ और मतलब प्रसिद्ध चीजें देखने आए, और वो लेडीज प्रेग्नेंट है, तो अगर यहाँ पर बच्चा हो गया तो उसे क्या कहेंगे, भारत का नागरिक कह देंगे। अगर वो पाकिस्तान इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया, मतलब पाकिस्तान ने इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज किया कि वो वहाँ से प्रेग्नेंट होकर यहाँ पर आती थी, और फिर अगर यहाँ जन्म ले ली, जन्म दे दी, तो क्या किसी जन्म के आधार पर उन्हें भारत का नागरिकता देनी पड़ती थी। परंतु क्या किया गया, इसमें सुधार किया गया। कब सुधार किया गया, तो 1986 में सुधार किया गया कि भारत जन्म के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होगा। क्या कहा गया कि माता और पिता में कोई एक भारतीय होगा, तब उसे जन्म के आधार पर यहाँ की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मिसयूज हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर आपके हो गया, या हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा आते थे। पाकिस्तानी यहाँ पर 1986 तक आते थे, और क्या करते थे, अपना 6 माह का परमिट लेकर आते थे कि हम स्टूडेंट हैं या हम घूमने आए या कुछ भी। तो उसके बाद क्या करते थे, यहाँ की किसी लड़की से अपनी शादी या ब्याह कर लेते थे, और उसे जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो क्या होगा, तो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी जब उसका जन्म होगा, ठीक है ना। तो फिर इसमें एक बार सुधार किया गया 2003 में। कब सुधार किया गया, 2003 में। क्या कहा गया कि माता तथा पिता, अब यहाँ तथा लग गया, माता तथा पिता का वैलिड, क्या वैलिड होगी, नागरिकता वैलिड होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर छात्र या स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट या घूमने फिरने के से परमिट लेकर आए थे 6 महीने के लिए, तो वो नहीं माना जाए। आपके पास सारे कागज एकदम पुख्ता होने चाहिए। तो ये 2 बातें आपको एकदम कंफर्म पता होनी चाहिए। जन्म के आधार पर कैसे हुआ, ये आपके कैसे था, 1955 के अनुसार था। फिर इसमें बदलाव 1986 में हुआ कि माता या पिता में कोई एक भारतीय होना चाहिए। फिर 2003 में कहा गया, अब इसका भी मिसयूज होने लगा भाई, कि माता तो भारतीय है, मतलब यहाँ भारतीय लड़कियों से शादी कर लिए, लेकिन पिता तो पाकिस्तानी है, तो जो बच्चा जन्म लेगा उसे भारत का नागरिक, मतलब भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या किया गया, बोला गया माता तथा पिता दोनों की जो नागरिकता होनी चाहिए वो वैलिड होनी चाहिए। वैलिड का मतलब कि हम शादी करने के लिए ही आ रहे हैं, या इस तरह का जो भी कुछ हो। दूसरा है आपका वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है। वंश किससे चलता है, तो पिता से चलता है,
किससे चलता है? पिता से चलता है। वंश किससे चलता है? पिता से चलता है। तो क्या हुआ, अब इसमें 1955 का जो अधिनियम था उसके अनुसार तो क्या कहा गया कि वंश के आधार पर आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, बशर्ते आपके पिता कहाँ के हों? भारतीय हों। आपके पिता भारतीय हों या भारत की नागरिकता उनके पास हो। तो ये बात कही गई। तो क्या, जैसे किसी महिला ने, जैसे आप किसी महिला का मतलब जैसे सानिया मिर्जा हैं, सानिया मिर्जा हो गई, आपकी प्रियंका चोपड़ा हो गई, अगर इन्होंने विदेशी लड़कों से शादी की, जैसे पाकिस्तानी से, और वो जहाँ का भी हो, भाई प्रियंका चोपड़ा वाला मुझे नहीं पता है, तो जैसे इन्होंने पाकिस्तानी से शादी की, मान लीजिए सानिया मिर्जा ने शादी की पाकिस्तानी से, तो अब पिता तो है नहीं, तो वंश के आधार पर क्या सानिया मिर्जा के लड़के को या लड़की को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इसमें औरतों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और उन्होंने कहा कि ये बच्चा मेरा भी है, इसे मैं पाली पोसी और जन्म दी, मुझे अधिकार होना चाहिए कि वंश के आधार पर माता को भी रखा जाए। तो इसमें सुधार किया गया। कब किया गया? 1992 में कहा गया माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे सानिया मिर्जा का बेटा है तो उसे 1992 के जो अधिनियम से, मतलब 1992 में जो सुधार हुआ, तो उससे कहा गया माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट कहा गया तीसरा, पंजीकरण से। क्या कहा गया? पंजीकरण से। पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन से। आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कर सकती हैं, मतलब भारत की नागरिकता ले सकती हैं। जैसे आप विदेश से आए, जैसे मान लीजिए सानिया मिर्जा कैसे? पंजीकरण के द्वारा इन्होंने भारत की नागरिकता ली है। सानिया मिर्जा जी, अरे सॉरी, सोनिया गांधी जी, सानिया मिर्जा नहीं, सोनिया गांधी जो है, उन्होंने पंजीकरण के माध्यम से क्या किया है? भारत की नागरिकता ली है। सानिया मिर्जा तो इस पे आगे, सोनिया गांधी जी इस पे आएंगी पंजीकरण पे। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब यहाँ पर कम से कम 7 वर्ष, बस बच्चा यही गोता खा जाता है कि ये 5 वर्ष लगा देता है, अब लेटेस्ट 7 वर्ष हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? 7 वर्ष हो गया है। जैसे आप यहाँ पर 7 वर्ष रह लिए, यहाँ का रहन सहन जान लिए, तो पंजीकरण के द्वारा आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। चौथा आपका क्या कहता है? चौथा आपका कहता है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण कैसे होगा? पंजीकरण में कोई भी, आप यहाँ पर सोनिया गांधी जी को मत रखिए, पंजीकरण में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन इसमें शर्त क्या रखी गई कि 7 वर्ष रहने के बाद, 7 वर्ष तो आप रहेंगे, लेकिन आप उसके बाद, ये संसद के ऊपर डिपेंड हो गया कि क्या आपको 7 वर्ष के बाद भी नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये संसद तय करेगी कि आपकी क्रिया कैसी है, ये संसद देखेगी। आपका जो पीछे का रिकॉर्ड है वो क्या करेगी? संसद चेक करेगी, मतलब गृह मंत्रालय, नागरिकता आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो गृह मंत्रालय यहाँ पर चेक करेगा आपको कि 7 वर्षों में आपका रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर वो देने योग्य आप होंगे तभी वो नागरिकता देगी, नहीं तो नहीं देगी। ठीक है ना, क्या करेगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? जैसे अब पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है आतंकवादी, तो 7 साल उसके लिए तो पूरा भारत घूमते घूमते ही बीत जाएगा कि सारी गलियां कुचियां सब देख डाले कि कहाँ क्या कैसे करना है। तो 7 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं होते, और फिर उसके बाद वो भारत की नागरिकता ले ले, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद संसद चेक करेगी आपका सारा पीछे का, मतलब रिकॉर्ड चेक करेगी आपने क्या किया 7 साल में, सब कुछ देखेगी। उसके बाद अब देशीकरण में कला, आप कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, क्या कला या विज्ञान के क्षेत्र में, और 10 वर्ष तक आपको भारत में 10 वर्ष तक रहना होगा, मतलब कला व विज्ञान क्षेत्र में, या भारतीय भाषा, आगे क्या लिखेंगे? भारतीय भाषा। जैसे भाग 8 में आपकी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाओं की बात कही गई, तो 22 भाषाओं में से एक भाषा, कम से कम आपको एक भाषा आती हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे मराठी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे तेलुगु हो, कुछ भी एक भाषा आपको आनी चाहिए, चाहे संथाली हो, चाहे मैथिली हो, चाहे डोगरी हो, जो भी है। तो आपको एक भाषा, भारतीय भाषाओं में से एक भाषा कम से कम आनी चाहिए। आप कला या विज्ञान के क्षेत्र पर हों, आप कम से कम 10 वर्ष भारत में रह चुके हों, उसके बाद क्या मिलेगी? आपको देशीकरण से नागरिकता दी जाएगी। मतलब आप देश
देश के माहौल पे ढल चुके हैं। आपको देश के माहौल में ढलने के लिए मिनिमम 10 साल लगने चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके पास 10 साल, मतलब 10 साल आपको दिए जाते हैं कि आप 10 साल में भारत को पूरा जानें कि भारत कैसा है, भारत की संस्कृति जाने, भारत की रूपरेखा जाने, भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है उसको सीखें। कला और विज्ञान के है तो और मतलब ज़्यादा होता है। जैसे पाकिस्तान के अभी कोई गायक हैं, मुझे नाम नहीं याद है, वो 10 साल से ज़्यादा यहाँ पर रह चुके हैं, तो कला, जैसे गायक है तो कला के अंतर्गत आएगा, और उन्हें बहुत अच्छे से हिंदी आती है, मुझे बिल्कुल नाम नहीं याद है। और उसके बाद जैसे यहाँ देशीकरण से सोनिया गांधी जी को भी कह सकते हैं, देशीकरण से इन्होंने, सोनिया गांधी भी अपनी नागरिकता भारत की ली है। क्यों ली है, मतलब 10 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर रही। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के घर पर उन्होंने मतलब हिंदी सीखी, कुछ दिन रहकर कैसे बोली जाती है, कैसे रहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। अब मैं तो देखने में रही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो अमिताभ बच्चन के घर पे रहती थी। तो देशीकरण से उनको मतलब सारा भारत का सिखाया गया, सारा भारत की सारी कल्चर सिखाई गई, रहन सहन सिखाया गया है, कैसे उठना बैठना है, कैसे कौन सी भाषा बोलनी है, मतलब इस प्रकार सब कुछ उनको सिखाया गया था। तो ये क्या हो गया, आपकी चौथी हो गई। पांचवी आपकी जो है, इसको कहा जाता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि, ठीक है। ये अर्जित भूमि, अगर जैसे अर्जित भूमि कैसे होगा, ठीक है, दिख रहा है। अर्जित भूमि में क्या आप कहेंगे, जैसे सिक्किम, सिक्किम क्या था, पहले भारत का राज्य नहीं था, उसके बाद इसे अर्जित किया गया, भारत ने इसको लिया, अर्जित किया। कब अर्जित किया, तो 16 मई 1975 को। जैसे इसका उदाहरण आप क्या लिखेंगे, सिक्किम लिखेंगे, सिक्किम लिखेंगे। तो सिक्किम में क्या था, 16 मई 1975 को भारत ने इनकी भूमि को अर्जित कर लिया, और ये अब भारत की नागरिकता लिए हैं। क्या करते हैं, सिक्किम जो है भारत की नागरिकता इनको दी गई है, ठीक है ना। सिक्किम के जितने भी निवासी हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाती है। अब ये बात तो हो गई, इतनी बात हो गई आपकी नागरिकता लेने की। ये विधियां आपकी क्या है, नागरिकता लेने की विधियां हैं। परंतु इन विधियों के अलावा 3 विधियां जिससे आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त भी हो सकती है। क्या हो सकती है, समाप्त भी हो सकती है। तो कैसे उसको जानेंगे, नागरिकता समापन। आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये अभी मैं 2 से 3 मिनट में आपको रिकॉल भी कराऊंगी, मतलब एक बार रिपीट करूंगी। तो क्या है, समापन कैसे होता है आपका, मतलब नागरिकता का समापन, ऐसे आप लिख लीजिएगा, नागरिकता। नागरिकता समापन कितनी विधियों से होती है, तो 3 विधि से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 विधि से। 3 विधि है। पहली विधि है आपकी, पहली विधि क्या है आपकी, त्याग। अगर आप त्याग दिए नागरिकता तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप भारत की नागरिकता त्याग दिए तो आप यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और जहाँ की आप लेना चाह रहे हैं वहाँ की नागरिकता आप ले लेंगे, ठीक है। दूसरी है बर्खास्त। आपको भारत से बर्खास्त कर दिया जा सकता है अगर आप सरकार को, संसद ने जितने नियम कानून बताए हैं नागरिकता के लिए, उनका अगर उल्लंघन कर रहे हैं या उसके विषय में कुछ नकारात्मक बोल रहे हैं, तो आपको भारत से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका आएगा वंचित। आपको भारत से वंचित भी कर दिया जा सकता है। कैसे, जैसे मैंने बताया कि कहीं का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आपके देश में आता है विदेशी, तो आप उस पर या तो थूक दें, या जूता मार दें, या कंकड़ मार दें, या कुछ भी कर दें, तो क्या कहा जाएगा कि ये पागल है। क्या बोला जाएगा, ये पागल है, दिवालिया है, इसको भारत से वंचित कर दो। इसको न भारत की नागरिकता दी जाएगी, न किसी और देश की नागरिकता दी जाएगी, बस इसे वंचित कर दिया जाएगा। तो ये 3 विधि से क्या होता है, आपकी भारत की नागरिकता की समाप्ति होती है, ठीक है ना। इनको आप ही याद रखेंगे। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि जो नागरिकता है ये किस देश से ली गई है। नागरिकता मैंने कल इसको बताया था, नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो आप क्या बताएंगे, ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। अगला है कि इसका प्रकार कैसा है, प्रकार, तो प्रकार आप बताएंगे इकहरी है, एकल नागरिकता। अपने देश में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। क्यों, जैसे यूएसए में राज्य की और केंद्र की अलग अलग नागरिकता है। अपने देश में आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, परंतु नागरिकता उत्तर प्रदेश के अगर आप मांगने भी गए ना, तो आपको थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा कि चुपचाप निवासी है ना, तो निवासी बन के रहिएगा, नागरिकता आप भारत की लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, भारत की नागरिकता, मतलब भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आप जैसे बिहार के, मान लीजिए आप बिहार के, तो बिहार के आप नागरिक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बिहार के आप निवासी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, निवासी कहलाएंगे, और भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। नागरिक वही है जिसको नागरिकता आप कहते हैं, ठीक। तो अपने देश में एकल नागरिकता है। आगे कहा गया है कि
नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो आप क्या बताएंगे? नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था। इसमें पहली बार संशोधन कब किया गया है? तो आप बताएंगे कि 1986 बताएंगे। कितना बताएंगे? 1986 बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बताएंगे कि प्राप्ति की अवधि, कि आप नागरिकता कितनी अवधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बताएंगे आप? अभी मैंने बताया आपको 5 प्रकार से। कौन कौन सी? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है। अब किस मंत्रालय के अंतर्गत नागरिकता आती? अगर मंत्रालय पूछे तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आती? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न पूछे कि नागरिकता अधिनियम आपका हो गया और इसमें 2003-2005 तक जो संशोधन हुए, उसके बाद NRA वगैरह, ये जो अभी 2019 में ये बहुत ही लंबा मुद्दा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दिव्य कीर्ति सर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ये क्लास ली है। आपको YouTube पर एकदम फ्री अवेलेबल है, आप वो चीज़ देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत ही क्लियर 2019 वाला बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उस वीडियो उस बात को उतना डिटेल में जाना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। वो सब बहुत ही अच्छे से बताया, उससे बेहतर तरीके से कोई नहीं बता सकता, इसलिए आप उनकी वो वाली क्लास जरूर देखिएगा। हम कुछ प्रश्न लेकर आए थे, जैसे आप लोग सोचते हैं कि प्रश्न जो बताए गए ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो आप जैसे बता सकते हैं भाग 2 के अंतर्गत। फिर है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो मैंने बताया अभी बताया कि एकल नागरिकता, ये एकहरी नागरिकता प्राप्त करता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो पहला है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता होती, बिल्कुल मैंने नहीं बताया। राज्य की एकल नागरिकता होती, नहीं बताया मैंने। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होती, बिल्कुल। अभी 2019 से पहले दोहरी नागरिकता थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में, सिर्फ जम्मू कश्मीर वालों के लिए जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता थी और भारत की भी नागरिकता थी। परंतु जब से केंद्र शासित प्रदेश बना तो पूरे भारत में सिर्फ भारत की नागरिकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, मैंने बताया जन्म। देशीकरण भी हमने बताया, किसी भूभाग के सम्मिलित करने के द्वारा भी मैंने बताया। भारतीय बैंक में धन जमा करके, बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर मैं विदेश का हूँ, मैं USA का हूँ और यहाँ पर धन जमा कर दूँ तो मैं यहाँ का नागरिकता कहलाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं कहलाएंगे आप, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नागरिक हैं, नागरिकता हासिल है, तो विदेशी लोग यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। उच्च पदों पर बिल्कुल नहीं रह सकते, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह या राज्यों के राज्यपाल बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत भी नहीं बन सकते, ऐसे भी नहीं बन सकते। अगर कोई घूमने फिरने आया भी है, हम उनको पूरी सुरक्षा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा कोई घूमने आया, कि मान लीजिएगा वो ताजमहल यहाँ से देखने आए हैं, विदेश से क्या देखने आए? ताजमहल देखने आए हैं, और हमारी उनकी बहस हो गई, मान लीजिए हमारी उनकी किसी बात पर बहस हो गई, वहां पर मारपीट हो गई, तो इनको क्या किया जाएगा? इन पर कुछ नहीं किया जाएगा, जो भी कुछ होगा हम ही पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। इनको पूरी सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि ये विदेशी हैं। अगर ये नहीं आएंगे तो विदेशी धन हमारे देश में कैसे आएगा, इसलिए यहाँ पर इनको पूरी सुरक्षा दी जाती है। लेकिन ये किसी पद पर ना तो वोट दे सकते, ना किसी पद पर रह सकते, ना तो ये चुनाव लड़ सकते, कोई भी भारत का उच्च पद बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात आप नागरिकता के विषय में जान लेंगे। आपका नागरिकता, इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। और अगर आपको इतनी बातें मोटी मोटी पता हो गई होंगी तो आप नागरिकता का एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आप यहाँ से प्रश्न देख भी सकते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। अगर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो अपनी नागरिकता बिल्कुल नहीं खोएगा जब तक वो वहां की नागरिकता ले नहीं लेता। सरकार की आलोचना करता है, अगर सरकार की आलोचना करता है तभी नागरिकता नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कह दिए तो सरकार की आलोचना हो गई। लेकिन यदि दो ऑप्शन आपके सही होंगे, 1 और 2, UPPCS मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला कह रहा है कि, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो न्यायालय को, राष्ट्रपति को, केंद्रीय सरकार को, लोकसभा को, राज्यसभा को। वैसे तो अनुच्छेद
इसमें जो ऑप्शन है इसके अनुसार तो किसी को नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 11 में साफ साफ कहा गया है कि संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि नागरिकता की समाप्ति, प्राप्ति, जो भी कुछ क्रिया प्रतिक्रिया, जो भी कानून करना है वो सब संसद करेगी, ठीक है ना। तो इसमें कहा भी गया है कि मतलब इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि संसद होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप देश पंजीकरण के द्वारा करेंगे तो कितने? 7 वर्ष है। मैंने एक शब्द लिखा है कि पंजीकरण कराने पर आप 7 वर्ष, पहले ये 5 वर्ष था, उसके पहले तो ये 6 वर्ष ही था। तो आप लेटेस्ट वाला याद करेंगे। कौन सा? लेटेस्ट वाला, जो चीजें लेटेस्ट आती हैं वही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो 7 वर्ष। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित है या संसद? तो जैसे मैंने बताया इनकी कहीं तो चर्चा ही नहीं, न चुनाव आयोग की हुई, न राष्ट्रपति की हुई, न संसद के साथ राज्यों की विधानसभाओं की, सिर्फ संसद की बात हुई है। अगर आपके सामने नागरिकता जैसा शब्द जुड़ के आ जाए और कहीं पर संसद अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा, संसद दिख जाए, तो आप उत्तर मार देंगे, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो मैंने पहले ही बताया, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और केंद्र की अलग अलग नागरिकताएं हैं, तो इसलिए वहां की नागरिकता स्वीकार की गई। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को अच्छे से नागरिकता समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि और आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। अगर आप शाम 8 बजे वाली क्लास पर नहीं जुड़ रहे हैं तो पूरा जुड़ने का प्रयास करिएगा, आपको वहां से बहुत ही लाभ मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर लगभग 50 से 60 70 क्वेश्चन भी खिंच जाते हैं कभी कभी, और वो सिर्फ ओरल पूछे जाते हैं, जो आपको उत्तर खुद देने होते हैं। अगर बिना ऑप्शन के आप उत्तर दे लेते तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों को इसमें जोड़ते रहिएगा। ये अब आप ही का चैनल है और आप अपने इस परिवार को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। जितना ज़्यादा आप इस परिवार को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिटी क्वांटिटी दोनों और बेहतर दिखेंगी। कहने का मतलब कि जब हमें मतलब लगेगा कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं तो हम और भी नया करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई को धार देते रहिएगा एकदम, और तब मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।